हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के प्रत्येक पैराग्राफ का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट वॉज अ कॉम्परेटिव आर्टिकल विच वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो आइए लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये एक कॉम्परेटिव आर्टिकल यानी कि तुलनात्मक लेख थी। इसमें तुलना किया गया था भारत की जो सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता है और संस्कृति है, उसकी जो है तुलना की गई थी किससे? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कंपेयर किया गया था। ये एक तुलनात्मक लेख है जो कि महात्मा गांधी, ये जो पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रीय पिता, उनके द्वारा ये जो आर्टिकल लिखा गया था। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समझिए एक ऐसी आर्टिकल है जो कि महात्मा गांधी की सबसे बेहतरीन आर्टिकल में से एक आर्टिकल मानी जा सकती है, क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ट्रू इंडियन यानी कि सच्चे भारतीय होने का जो है गर्व हासिल होगा। आपको समझ में आएगा कि आप जो है जो ट्रू इंडियन किसे कहते हैं, ये चीज आपको समझ में आएगी। तो हम लोग अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है लाइन बाय लाइन जब ट्रांसलेट करेंगे, उसको समझेंगे, तब समझ में आएगा आपको। तो ये जो एक सीरीज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, जो कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, इस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में सबसे पहली चीज आपको लाइन बाय लाइन प्रत्येक चैप्टर का, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो, भारत इज माय होम हो, या अ पिंच ऑफ स्नफ हो, ये कोई भी चैप्टर होगा, वो सारी चैप्टर का लाइन बाय लाइन पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उसको, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी समझाएंगे आपको। उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज ये होगा। दूसरा चीज क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो समरी होगी वो भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो 12वीं क्लास की जो इंग्लिश है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़नी होती है, तो उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट वाज अ कॉम्परेटिव आर्टिकल विच वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। इट इज अ वेरी गुड आर्टिकल। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इससे पहले कि हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में या जहन में ये बात होगी कि ये देखिए लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है और सर इसको देखकर पढ़ रहे हैं। देखिए ये मुझे देखकर पढ़ने की बात नहीं है। देखिए आपके अंदर इंग्लिश की जो डर है, इंग्लिश का जो भूत है, इंग्लिश का जो खौफ है, उस खौफ को कम करने के लिए या उस खौफ को आपके दिमाग से निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि इसको जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किए। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है इंग्लिश सीखने के लिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो सच में हकीकत में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब मील का पत्थर साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव, मैं मानता हूं, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व। दैट का मतलब क्या होता है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, यानी भारत की जो सभ्यता है, मतलब जो भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी कि इस सभ्यता को, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है और भारतीय जो संस्कृति है, उस तरह की संस्कृति या सभ्यता दुनिया के दूसरे देशों के अंदर नहीं विकसित हुई है। भारतीय जो सभ्यता है वो सबसे बेहतरीन सभ्यता है। इस तरह का, इसके जोड़ का, यानी इसके बराबर का, इसको compete करने वाला, यानी इसको जो है सो हराने वाला दुनिया के अंदर कोई दूसरा सभ्यता कोसों दूर तक नहीं है। मतलब कि दुनिया के अंदर दूसरा सभ्यता इस तरह का है ही नहीं। और हम एज अ इंडियन हम ये बिलीव करते हैं, ये मेरा मानता है कि भारत की जो असल सभ्यता है, जो संस्कृति, वो सभ्यता नहीं जिसके अंदर वेस्टर्न सभ्यता आकर मिल गई है। वो हकीकत वाली सभ्यता जो कि पहले जमाने के अंदर, मतलब आज से 100 साल 200 साल तक या उससे पुराने जमाने के अंदर फॉलो की जाती थी, वो सभ्यता दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता है। समझ में आ गया?
नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी नहीं हो सकता। द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज, यानी कि सभ्यता के जो बीज है उसके बराबर, यानी कि भारतीय सभ्यता की जो बीज बोई गई है, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा, हमारे जो उनसे भी लकर दादा जो थे, उनके द्वारा जो बीज बोई गई है सभ्यता की, भारतीय सभ्यता की, वो इतनी बेहतरीन बीज है और इतना बेहतरीन उसकी फसल है कि उसके जैसा दूसरा जो है उस तरह का बेहतरीन बीज कोसों दूर नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा सभ्यता मिलवे नहीं करेगा। समझिए कि दुनिया में जो एक ऐसा होता है जो सिंगल पीस होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है, उस तरह की सभ्यता हमारी सभ्यता है। समझ में आ गया आपको? रोम वेंट, रोम दुनिया से मिट गया। वेंट का मतलब होता है गो, वेंट, गॉन, यानी कि चला गया। चला गया मतलब कि दुनिया में आया था, कुछ दिनों तक वजूद में रहा, दुनिया के अंदर रहा, और उसकी जो सभ्यता थी, रोम की सभ्यता, वो मिट गई, चली गई। वेंट माने चली गई, रोम दुनिया से मिट गया। ग्रीस शेयर द सेम फेथ, ग्रीस का वही हाल हुआ, यानी जो हाल रोम का हुआ वही हाल किसका हुआ? ग्रीस का हुआ। द माइट ऑफ द फ्राहो वाज ब्रोकन, फिरौन के बल टूट गए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्राहो। फ्राहो किसे कहते हैं? देखिए, फ्राहो जो है मिस्र, यानी कि जो इजिप्ट है, जिसे अभी हम लोग इजिप्ट कहते हैं, अरब की जो है सो एक रियासत है, मतलब अरब की जो है एक अरब राष्ट्र है, मतलब अरबियन कंट्री है। तो वो जो इजिप्ट है, जिसके अंदर जो है पिरामिड वगैरह सब है, तो उसी इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे, बड़े जो राजा हुआ करते थे, उसे फ्राहो कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े राजा होते थे उसे हम क्या कहते थे? सम्राट। जैसे सम्राट अकबर या सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, ये कौन था? ये बहुत बड़ा राजा था। तो बहुत बड़े जो राजा मिस्र के अंदर हुआ करते थे उसे फ्राहो कहते थे। तो फ्राहोस का जो है, फ्राहो का जो है पर्यायवाची शब्द अगर होगा तो वो होगा सम्राट। समझ में आ गया? और उसे उर्दू या जो है सो हिंदी या फिर जो है अरबिक के अंदर इसे फिरौन कहते हैं। समझ में आ गया? जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया, यानी जो जापान की जो अपनी सत्ता थी उसको खो दिया जापान ने, और उसने क्या किया? एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, उसके रंग ढंग में हो गया किसके? पश्चिमी जो सत्ता थी, वेस्टर्न जो सत्ता है, जिसके अंदर आधा पैंट और जो है सो टी शर्ट पहनो तो ठीक है, नहीं पहनो तो कोई बात नहीं है। मतलब कि जो सत्ता अभी जो वेस्टर्न सत्ता यानी अंग्रेजी जो सत्ता है, उस सत्ता में जो है जापान ने अपने आप को ढाल लिया, उसको अपने हिसाब से उसके अंदर जो है उसके रंग ढंग में ढल गया। समझ में आ गया? ऑफ चाइना, चीन का, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी चाइना की जो सभ्यता है, चाइनीज लोग अपनी सभ्यता को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो अभी भी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम आपको बता देते हैं कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एक ऑनलाइन कोर्स चलती है, जिसके अंदर आपसे हम लोग 500 रुपया लेते हैं, यानी 500 रुपीज लेते हैं। वन टाइम पेमेंट होता है, जिसके अंदर आपको ये 3 किताब, रेनबो, स्नैपशॉट, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर और पूरा जो आपका माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी टोटल 21 चैप्टर होता है, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट किया। जिस तरह अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह की किताब रहती है, पूरा ट्रांसलेट किया रहता है। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी आपको ट्रांसलेट किया हुआ रहेगा, और इसके अंदर समरी भी होगा, वो भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रहेगा। और इसी किताब के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगी, यानी ऑल इन वन। ये रेनबो का हो गया। उसके साथ साथ आपको जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की एक किताब होती है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं 100 मार्क्स के, उसके लिए भी होता है। तो ये किताब भी उसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की रहेगी, जिस तरह अभी हम पीछे पढ़ाए और आगे पढ़ाएंगे उसी तरह। और इसमें भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ रहेगा। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव बूस्टर नाम की एक किताब मिलती है, जिसमें 1700 ऑब्जेक्टिव होता है, वो ग्रामर का होता है। क्योंकि देखिए, रेनबो की जो ऑब्जेक्टिव होगी वो रेनबो स्नैपशॉट में मिल जाएगी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मिल जाएगी, और जो ग्रामर की बची हुई ऑब्जेक्टिव है उसमें 22 टॉपिक होती है, जिसके अंदर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से क्वेश्चन आता है, किसी से 1 मार्क्स का, किसी से 3 मार्क्स का, किसी से 2 मार्क्स का। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो होती है ग्रामर की, वो आपको ऑब्जेक्टिव बूस्टर के अंदर मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव बूस्टर की किताब सिर्फ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये STET का जो एग्जाम देते हैं जो टीचर हैं उनके लिए भी, ये तीनों किताब उनके लिए भी, या फिर जो है सो 11th 10th या 12th के अंदर जो बच्चे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों किताब STET का जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर भी, ये जो है STET का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये किताब बहुत कारगर साबित होती है, और आपके लिए भी बहुत कारगर साबित होगी।
इसमें जो कोर्स को परचेज करने का क्या फायदा होता है आपको, देखिए इस कोर्स को परचेज कीजिएगा तो आपको ये तीनों किताब मिल जाएगी और प्लस 220 घंटे का वीडियो होगा जिसके अंदर हम आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे और बुक का जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं वीडियो दे रहे हैं आपको उस तरह का वीडियो उसके अंदर आएगा। तो ये तो दो चीज हुई। और इस कोर्स को परचेज करने से सबसे बड़ी फायदा ये होगी कि आप अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी और जितना चाहे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा कि हम आपको आज एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। ये सारी चीज आपको यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी, आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर का आपके पास वीडियो रहेगा, आप जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। कोर्स हो या टॉपिक समय पर कंप्लीट कराया जाता है। हमारा कोर्स हमारी टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आप जो है जब भी आइएगा, चाहे जनवरी में आइए या दिसंबर में आइए, आपको पूरा कोर्स आपको मिल जाता है। आप अपने सुविधा अनुसार आप इसे पढ़ सकते हैं। जब भी ज्वाइन कीजिएगा शुरू से पढ़ाया जाएगा, समय की इससे बचत होती है क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे आप तो उसमें सबसे पहले तो 3,035 रुपया आपसे ले लेगा, कहीं कहीं 6,000 रुपया लेता है। तो ये पैसा आपसे लेता है। साथ में आपको क्या करना पड़ता है कि ऑफलाइन क्लास में यानी कि चल के आपको जाना पड़ता है। मान लीजिए कि 1.5 घंटा आपको जाने में 1.5 घंटा आने में लगता है तो 3 घंटा लग जाता है। 1 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा लग जाता है। तो ये आने जाने का जो 3 घंटा है उससे बच जाएगा क्योंकि ये एक ऐप है हम लोगों की कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। प्ले स्टोर पे जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारा वीडियो PDF फाइल, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होती है वो सारी चीज़ आपको, ये पूरी किताब जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट 500 रुपीज़ यानी 500 रुपया पे कीजिए। उसके अंदर बैच छूटने का डर नहीं होता है। बुक के प्रत्येक चैप्टर का जो है लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कराया जाएगा, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन हो, भारत इज माई होम हो, या पिंच ऑफ स्नफ हो, आई हैव अ ड्रीम हो, या फिर जो है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड हो, कोई भी चैप्टर हो, वो सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, समरी रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी, ये सारा चीज आपको रहेगा। तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समरी इन हिंदी हो जाएगी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पे जमा हुआ है। मतलब जो भारत जो है, भारत की जो सत्ता है वो किसी न किसी तरह, भारत की जो सत्ता है वो किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमी हुई है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा। यानी कि जो वेस्टर्न सत्ता है उसका जो है गॉड फादर कौन है, उसका मार्गदर्शक कौन है, उसका मार्गदर्शक जो है ग्रीस और रोम है। ये दोनों सत्ता है जो कि दुनिया में आई और जो है चली गई। और यूरोपियन जो सत्ता है यानी कि जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं भारतीय सत्ता और संस्कृति को वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो कंपेयर कर रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर किससे सीख लेता है, किसको अपना गुरु मानता है, ग्रीस को और रोम को। और ग्रीस और रोम दोनों का जो हाल क्या हुआ, जो हाल हुआ सो दुनिया के अंदर मिट गया। ग्रीस यानी ग्रीस का जो है सो कल्चर या सिविलाइजेशन आप समझते हैं नहीं मिलेगा आपको। रोम का जो सिविलाइजेशन या कल्चर को ढूंढ लिए नहीं मिलेगा। अब ये दोनों ग्रीस और रोम क्या हुआ, ये वेस्टर्न कल्चर में ढल गए। लेकिन भारतीय सत्ता जो दुनिया की सबसे पुरानी सत्ता है, कि कुछ तो है इस सत्ता के अंदर कि अभी तक ये पुरानी सत्ता अभी तक टिकी हुई है अपने नींव पे। भले ही ये बुरी हाल में हो लेकिन फिर भी जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सत्ता और संस्कृति जो है वो क्या है, वो अभी तक जो है आपको मौजूद है। बुरी हाल में ही हो लेकिन मौजूद है। समझ में आ गया। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कि जो ग्रीस और रोम है वो अपनी पूर्व महिमा में, अपनी जो पहले आन बान शान और जो तान थी, या अपनी जो है शान शौकत में जो पहली वाली शान शौकत थी, ग्रीस दुनिया की सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, रोम दुनिया की सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। और ये दोनों सत्ता जो अपने पहले पूर्व महिमा में हुआ करती थी, दुनिया का सबसे जो पावरफुल, जैसे अमेरिका है उसी तरह ग्रीस हुआ करता था, उसी तरह रोम हुआ था, उसी तरह पर्शियन एम्पायर जो होता था ये दुनिया का सुपर पावर हुआ करता था। और देखिए आज एकदम खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन भारतीय सत्ता अभी तक जिंदी है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो अभी तक जो है सरवाइव की हुई है। समझ में आ गया आपको। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, यानी ग्रीस और रोम से सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपीय लोग ये मान बैठे कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। देखिए आपका जो गुरु होता है, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो गुरु है वो कौन है, ग्रीस और रोम है। अगर वही गलती हो
मतलब कि वही सक्सेस ना कर पाए। अब मान लीजिए कोई आएगा आपको कहे कि आपका हाथ हम देखते हैं और आपको बता देंगे कि आपके पास कितना पैसा है और कितना धन दौलत आपको आएगा, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं ना कि अगर आप मेरा हाथ देख सकते हो और बता सकते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज जो है मैं कुछ ही समय के बाद आपको एक थप्पड़ मारने वाला हूं, इसलिए आपको बचना चाहिए, हमसे भागना चाहिए आपको, लेकिन आप भागे नहीं, मतलब आपको पता नहीं है भविष्य के बारे में, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि उसका जो गुरु है ग्रीस और रोम, वेस्टर्न कल्चर का और सिविलाइजेशन का जो गुरु है ग्रीस और रोम, वो खुद ही जो है गिरा हुआ है, खुद ही बर्बाद हो गया, खुद ही तबाह हो गया, और उसको फॉलो कर रहे हैं कौन, हमारे जो है सो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, मतलब जो यूरोपियन सभ्यता है या पश्चिमी देश की जो सभ्यता है वो फॉलो कर रही है। तो उसका भी क्या हाल होगा, जो हाल इसका हुआ वही हाल इसका भी होगा, है ना। तो वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। कौन मानते हैं? वेस्टर्न जो लोग हैं वो मानते हैं। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो कितनी दयनीय स्थिति है उसकी, कितनी बुरी हाल है, कितना बेवकूफ इंसान है, कितना बेकार इंसान है कि उसको पता नहीं कि हमारा गुरु ही जो घंटाल है, तो हम क्या करेंगे। जब गुरु ही अच्छा नहीं तो शिष्य कैसा निकलेगा, है कि नहीं। तो ये चीज समझाते हैं आपको महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की दूसरे पैराग्राफ को अब हम लोग देखते हैं। तो आशा करता हूं आपको जो पहला पैराग्राफ था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ नंबर 2। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको याद कर लीजिए, आपके स्पोकन में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको जो है मदद करेगा। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अचल रहा। मूव करना मतलब कि चलना फिरना, टहलना, इधर से उधर जाना, खिसकना, और इमूवेबल का मतलब वो चीज या वो वस्तु जो मूव ना कर सके। जैसे आपका जो घर है, जहां पर बना दिए वहीं पर रहेगा 100 साल 500 साल, जब तक खड़ा है तब तक वहीं पर रहेगा। जैसे पहाड़ है वो मूव नहीं करता है, लेकिन एक इंसान है वो मूवेबल है, मतलब कभी यहाँ कभी वहां। या आपका मोबाइल है वो मूव करता रहता है, कभी आपके पॉकेट में कभी आपके जेब के अंदर। तो भारत की जो सत्ता है वो इमूवेबल है, मतलब वो मूव नहीं करती है, समय के साथ बदलती नहीं है। समय को बदलना पड़ता है, सत्ता हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसको नहीं बदलना पड़ता है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी महिमा है, यही उसकी खासियत है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की खासियत क्या है कि वो इमूवेबल है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि व्हाट इज द मेन फीचर और व्हाट इज द मेन ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो इसका जो ग्लोरी है वो क्या है, इट इज इमूवेबल, कि ये जो भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है, इमूवेबल है, यही उसकी ग्लोरी है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, यह भारत के खिलाफ आरोप है कि हर पीपल, उसके जो लोग हैं, यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर के लोग हैं, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो यानी चोर डांटे कोतवाल को, मतलब उल्टे जो चोर है वो कोतवाल को डांटता है। मतलब कि जो वेस्टर्न लोग हैं वो हम पे ताना कसते हैं। क्या कसते हैं? देखिए यहाँ पे, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, यह भारत के खिलाफ आरोप है। चार्ज का मतलब आरोप होता है ना। हर पीपल, उसके लोग इतने, आर सो अनसिविलाइज, अशिक्षित, इग्नोरेंट, अज्ञानी, और एस्ट्रोलाइट मतलब बेवकूफ है। मतलब वो जो चोर है वो खुद हमको डांटता है और कहता है कि भारत के जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, अज्ञानी होते हैं और बेवकूफ होते हैं। देखिए, बेवकूफ इंसान दूसरे को बेवकूफ समझता है, पागल भी दूसरे को पागल समझता है। तो वेस्टर्न के जो लोग हैं वो हम लोगों को पागल समझ रहे हैं। समझ में आ गया। और उसको ये नहीं पता है, उस नादान को, कि वो जो है अशिक्षित है, वो अज्ञानी है, वो बेवकूफ है। और ये चीज प्रूफ होके रहेगी। हमारा जो सभ्यता है इतना बेहतरीन सभ्यता, बड़ों की जो मोहब्बत, बड़ों से डर, बड़ों की इज्जत, क्या आपको वेस्टर्न कल्चर में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। छोटों के लिए प्यार मोहब्बत, घर के अंदर सुख शांति, औरत का जो हक है, और महिलाओं के लिए जो है सो मतलब कि महिलाओं के लिए देखिए कितनी फ्रीडम मिलती है। घर के अंदर महिला काम नहीं करेगी। जैसे मेरे घर के अंदर मेरे को कमाना है तो मुझको कमा के लाना है, यानी हर लोगों का जो काम बांटा हुआ है। मर्द है तो कमा के लाएगा, औरत ही तो घर चलाएगी या बाल बच्चों को जो है पालेगी पोसेगी। ये एक बेहतरीन सभ्यता की निशानी होती है। तो हमारी जो सभ्यता है बेहतरीन सभ्यता है, लेकिन बेवकूफ लोग जो कि वेस्टर्न लोग हैं वो कहते हैं कि हम अशिक्षित हैं, हम अज्ञानी, हम बेवकूफ हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वही जो है क्या है, अशिक्षित है। वही मतलब वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो इग्नोरेंट है, मतलब अज्ञानी है, और एस्ट्रोलाइट मतलब बेवकूफ है।
इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और वो फिर ऊपर से जो है हम लोगों पे ताना कसते हुए कहते हैं, यानी वेस्टर्न जो वर्ल्ड के लोग हैं वो कहते हैं कि उन्हें, यानी कि भारत के जो लोग हैं, किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यानी वो कहते हैं कि उसका मर्जी ये है कि मैं कहूं कि नंगा घूमो तो नंगा घूम जाओ, अगर मैं कहूं कि तुम जो है सो बड़ों की इज्जत ना करो, सबको जो है यू करके आप जो है बोलो, तो आप जो है उसको भी मतलब उसको बोलिए, जिस तरह मैं करूं उस तरह वो भी करे। तो होता है, देखिए आदमी जैसे एक इंसान होता है, वो गलत करता है या मतलब कि सही करता है, लेकिन वो चाहता है कि जैसा मैं करूं वो सारी दुनिया मेरे जैसी हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ भांति भांति के लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई पागल है, कोई अच्छा है, कोई जो है एकदम बेवकूफ है और कोई जो है समझदार है, कोई काला है, कोई गोरा है, भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। और देखिए इंसान और वो चीज अच्छा वही होता है जो कि अलग अलग तरह का हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह का हो। जैसे आप खाना खाते हैं, आप रोज आपको जो है मांस मछली रोज दिया जाए, क्या आपका मन नहीं भरेगा? मन करेगा कि कभी सब्जी खाएं। तो अगर आप अपने खाने के अंदर मांस भी खाइए, मछली भी खाइए, आप अपने खाने के अंदर जो है सो चीज यानी कि पनीर को भी रखिए, दूध का भी आइटम रखिए, सब्जी भी खाइए, तब ना मजा आएगा आपको। हर तरह तरह का दिन, हर दिन जो आपको अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। अगर एक खाना बांध दिया जाए कि रोज मांस ही मिलेगा आपको या रोज मछली ही मिलेगा, तो आप उकता जाइएगा, आप परेशान हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये लोग जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, वो समझते नहीं, हमारे हिसाब से चलो, जो हम माने वही माने, हम गुरु रहे, बाकी जो है क्या चेला रहे। और हम इंडियन कहते हैं वी आर विश्व गुरु, हम जो है विश्व के गुरु थे पिछले जमाने के अंदर। और ये हकीकत बात है कि हम विश्व गुरु हुआ करते थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हम अपने जात पात, अपने धर्म, अपने लोगों के खिलाफ जो है सो लड़ाई झगड़ा में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों मिलकर जो दोनों के जो टांग खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं अपने स्टूडेंट से बस यही कहने की कोशिश करता हूं कि आपको समझना चाहिए, और ये सब चीज जो है जात पात से, धर्म से, इस सब से ऊंचा उठना चाहिए। आपको इंसानियत की बात करनी चाहिए, लोगों की जन कल्याण की बात करनी चाहिए, समाज के भलाई की बात करनी चाहिए, है कि नहीं? आगे चलते हैं। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट अवर मेरिट। वास्तव में ये हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है। यानी कि हमारी जो मेरिट है, हमारी जो खूबसूरती है कि हम जहां जैसा देश उस तरह का भेष अपना लेते हैं, तो ये जो हमारी योग्यता है, हम हर इंसान को अपने पास गले लगाते हैं, इसके खिलाफ जो है ये जो आरोप लगाया जाता है कि हम अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, बेवकूफ है, ये हमारी योग्यता के खिलाफ जो है असल में ये हम पर जो है सवाल उठा रहे हैं, है कि नहीं? आगे चलते हैं। What we have tested and found true on the anvil of experience, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पे परखा और सही पाया। निहाई किसे कहते हैं? निहाई होता है, देखिए लोहार के पास आप जाइएगा, तो मान लीजिए कि आपको कुदाल में धार बनाना है, तो उसको क्या करता है कि लोहार एक बड़ा सा लोहे का जो एक टुकड़ा होता है, उस पर क्या करता है, हथौड़ा से मारता है। तो जो लोहा का टुकड़ा होता है उसको निहाई कहते हैं। आप जो है गूगल पे जाइए और उस पर सर्च कीजिए एनविल, ये वर्ड जो है ANVIL, एनविल को अगर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि निहाई किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी जो परख है, हमने कूट कूट कर, पीट पीट कर देखा, हम अपनी सत्ता को एकदम पूरी तरह से ठोक बजा कर देखा, तो हमारी जो सत्ता है वो सही पाया। मैंने उसे परखा, मतलब उसको देखा और उसको मैंने सही पाया, यानी हमारी सत्ता सबसे बेहतरीन है। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस न करे कोई। अब गांधी जी जो है कहते हैं कि देखो हमें बदलने की कोशिश न करो, जैसे हम हैं बेहतर है, तुम अपना जो करना है करो, हमारा सप्ताह सबसे बेहतरीन सप्ताह। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया आपको? Many thrust their advice upon India, कईयों ने भारत पे अपनी सलाह थोपी। मानी बहुत सारे लोग आते हैं, और देखिएगा आपके भी घर के अंदर, आपके भी समाज के अंदर लोग होंगे जो अपनी बात मनवाने के लिए कहेगा मेरा ही जो है मैं ही सबसे काबिल हूँ, बाकी आप लोग नहीं है। अपनी बात को मनवाने के लिए लोग जो है आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुनिए सबकी, हर इंसान की सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो वही कह रहे गांधी जी की, सुनेंगे तो सबका, बोलो जितना बोलना है, जिस तरह से बोलना बोलो, लेकिन करेंगे तो हम अपने मन की करेंगे। और तभी आप कर पाइएगा जब आप अपने आप को पहचानिएगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आप कौन है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं भविष्य के, या आप भविष्य के जो नेता हैं, या दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमियों में से एक हैं, तो तब तक आप नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा, तब तक क्या होगा? तब तक जो है
आप जो है दूसरों को फॉलो करते रहिएगा, दूसरों का जो अनुसरण करते रहिएगा, दूसरों की बात को मानते रहिएगा। तो अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं, अपनी इज्जत करना सीखिए, अपने आप को इज्जत दीजिए। अगर आप अपनी इज्जत आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी इज्जत को? समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। Many thrust their advice upon India, कईयों ने भारत पे अपनी सलाह थोपी। एंड शी रिमेन्स स्टडी, पर वह यानी कि भारत स्थिर रही। भारत जो है डग से मग नहीं हुआ। मतलब भारत को बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया, बहुत सारा सलाह दिया, लेकिन भारत जैसा था उस तरह का है और रहेगा। दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी यानी कि भारत की सुंदरता है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे उम्मीद की मुख्य धारा है। मतलब कि हमारी जो उम्मीद है कि हमारी सभ्यता दुनिया की बेहतरीन सभ्यता बनेगी, हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हमारी अपनी सभ्यता हो, अपनी सभ्यता पे हम चल के ही विश्व गुरु बनेंगे। देखिए, आप अगर सच पे होंगे और गलत वाला आपको जो है ताना कसेगा, तो आप जो है सच पे रहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़िए, आप सब्र करते रहिए। तो एक दिन ऐसा होगा कि जो आपको जो बुरी कटाक्ष कर रहा था, जो आपको जो है ताना दे रहा था, वो एक दिन जो है जल के भस्म हो जाएगा और आप जैसे के तैसे रहिएगा। समझ में आ गया आपको? तो यही कहते हैं गांधी जी की यही जो है हमारी जो अचलता है, हमारी जो अडिगता है, मतलब इमूवेबिलिटी है, वही जो है हमारी क्या है, हमारी उम्मीद की एक मुख्य धारा है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के स्टूडेंट हैं, उनका पहला चैप्टर, उनका जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 3 को 100 मार्क्स की ये किताब के साथ पढ़ना होता है। इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 1। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वो आचरण है, विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य का पथ बतलाती है। जो सभ्यता होती है, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता वो इंसान को अपना जो कर्तव्य होता है उसको क्या करना है, उसका जो राह बतलाती है, यानी एक अच्छा इंसान बनाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और कर्तव्यों का प्रदर्शन करती है, मतलब कर्तव्य को करके दिखाती है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है पालन। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, परिवर्तनीय नियम है। टू एब्जॉर्ब मोरालिटी is to attain mastery over our mind and our passion, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग, ऐसा करने से, वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्वेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का जो समानांतर अर्थ है अच्छे आचरण, यानी गुजराती के अंदर अगर सभ्यता का मतलब ये हुआ कि अच्छा आचरण, तो जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है और इंडियन कल्चर जो है, वो बतलाती है हमें अच्छा आचरण बतलाती है। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो हमें अच्छे राह पे चलाने को प्रेरित करती है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, इफ दिस डेफिनेशन टू बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, मतलब कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा आचरण, ये अगर परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर हैव शोन, जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी और से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये वैसा ही है, यानी हमारा सप्ताह सेम उसी तरह का सप्ताह है जैसा होना चाहिए। यानी जिस तरह का सब बेहतरीन सप्ताह की जो खासियत होती है, जो बेहतरीन सप्ताह की जो मतलब की स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, उसकी जो फीचर्स होती है, वो हमारी सप्ताह यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर मौजूद है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का जो है पैराग्राफ नंबर 5 को अब डिस्कस करेंगे हम लोग। वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। रेस्टलेस, जिसमें रेस्ट करने की आदत ना हो, बेचैनी हो, उसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि माइंड जो है, दिमाग जो है, वो एक मन जो है एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक यह चाहता है। मतलब अगर मन, देखिए आप दिल को कहिएगा, आज मान लीजिए कि आपका दिल है,
और दिल को कहिएगा कि आपका दिल कहेगा चलो यार, आप एकदम बहुत गरीब आदमी है तो आप क्या कहेगा, काश मेरे पास एक मोबाइल हो जाता। अब जैसे ही मोबाइल हो जाएगा तो आपका दिमाग कहेगा मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप भी हो जाता। अगर लैपटॉप खरीद लीजिएगा तो कहेगा मोबाइल का लैपटॉप तो हो गया, अब हमारे पास 32 इंच की टीवी हो जाती। अब 32 इंच की टीवी आप खरीद लिए, फिर आपके मन में क्या कहेगा, 32 इंच की टीवी है ना, थोड़ा सा और बड़ा जो है स्क्रीन होता तो बेहतर होता, आप 40 इंच का ले आएगा। कहेगा ना ना ना, आप जब 40 इंच का आपको हो जाएगा तो कहेगा ना 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 ना, आप क्या करना है, 65 इंच का हो जाता तो बेहतर होता, फिर 80 इंच का, फिर उसके कहिएगा 200 इंच का। उसके बाद फिर दिमाग में आएगा यार 200 इंच में भी नहीं मजा आ रहा है, चलो एगो थिएटर ही खोल लेते हैं। तो थिएटर खोलने का, तो ये जो मन है, मन की कभी नहीं सुनना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए इंसान को। मन जो है इंसान को, वो एक बेचैन पक्षी जैसी होती है, जितना अधिक इसको आप जो है लिफ्ट दीजिएगा, जितना आप इसको छूट दीजिएगा, उतना अधिक आपसे डिमांड करना स्टार्ट करेगा। और मन की अगर सुनिएगा तो जिंदगी में बेचैन होकर, परेशान होकर मर जाइएगा आप। समझ में आ गया? यही कह रहे हैं गांधी जी यहाँ पे। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाई, और तब भी असंतुष्ट रहता है। मतलब जितना दीजिए उतना मांग करेगा और फिर भी असंतुष्ट रहता है ये दिमाग। द मोर वी इंडल्ज अवर पैशन, जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में यानी अपने मन की बात में लिप्त होंगे, यानी उसकी बात को सुनेंगे, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, उतना ही अधिक ये बेलगाम होता जाएगा, उतना अधिक आपको डिमांड करेगा। जैसे हमने अभी जो है मोबाइल से लेकर और थिएटर तक का हमने बात बताया आपको, तो उसी तरह जो है आपका दिमाग जो है सो एक एक करके डिमांड करता जाएगा और बेलगाम होता जाएगा। अवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर, इसीलिए, सेट ए लिमिट टू अवर इंटेलिजेंसेस, इसीलिए हमारे भोग विलास की जो सीमा को निर्धारित की है। मतलब कि देखिए, खुशी जिंदगी के अंदर चैन सुकून होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एकदम, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून हो जाए, आप जो है बिस्तर से उठ के पानी न पिए, पानी पिलाने वाला भी एक आदमी आपको रख लिए, तो क्या होगा, आप मोटे हो जाएगा, मरने को 60 साल में मर जाएगा, 30 साल के अंदर, है कि नहीं है? आगे चलते हैं। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, खुशी जो है काफी हद तक मानसिक स्थिति होती है। मतलब जो खुशी जो होता है वो दिमाग से होता है, ये नहीं कि पैसा का अंबार हो जाए, लाखों रुपया हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? पैराग्राफ नंबर 6 ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के 6ठे पैराग्राफ को देख लीजिए। अ मैन इज नॉट नेसेसरी, अब जो है गांधी जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि किस तरह से जो है मतलब कि खुशी जो है वो पैसे, रुपए पैसे से नहीं आती, आपके दिमाग को सेटिस्फाई करना है। जिस दिन आपका दिमाग संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरे पास इतना पैसा हो गया, मैं खुश होने की सोचूंगा, उस दिन आप खुश हो जाएगा। कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज, ये जरूरी नहीं कि एक आदमी खुश है क्योंकि ही इज रिच, वो अमीर है, और अनहैप्पी या दुखी है बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान जो है खुशी, अमीर होगा तो खुश होगा और गरीब होगा तो खुश नहीं होगा, यानी गमगीन होगा, ऐसी बात कभी नहीं होती है ना? द रिच आर ऑफ्टन सीम्स टू बी अनहैप्पी, कई बार देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो दुखी होते हैं, और अक्सर बेशतर देखिएगा जो अमीर होगा उसको बीमारी होगी, परेशानी होगी। अब देखिए एक जो है लेबर क्लास आदमी है, तो लेबर क्लास आदमी को कभी देखें चीनी होता, कभी ब्लड प्रेशर होता हुआ, या कभी हार्ट अटैक होते हुए, नहीं, क्योंकि लेबर आदमी तो काम करता है तो उसकी फिजिकल बॉडी जो है एकदम फिट होती है। और गरीब अमीर इंसान जो होता है वो, इसको इतना पैसा मिल जाता है, इतना सारा चीज सुख सुविधा मिल जाती है कि वो इंसान जो है उसको चीनी भी हो जाता है। मतलब पैसा है, लाखों रुपया है, करोड़ रुपया है, लेकिन वो एक मीठा चीज कुछ नहीं खा सकता। उसके बाद पैसा करोड़ों रुपया है लेकिन उसको जो फैट नहीं खा सकता, क्योंकि उसको जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसको हार्ट अटैक की बीमारी है, तो वो जो है सो खाना पे एहतियात करता है। मतलब लाखों रुपया है लेकिन जो है सो खुश नहीं है। तो देखिएगा जो खुशी जो है अमीरी से नहीं आती है, खुशी दिमाग से आती है। दिमाग जिस दिन चैन पा गया उस दिन आपको खुशी मिल गई। यही समझाने की कोशिश करते हैं गांधी जी। द पुअर टू बी हैप्पी, यानी द रिच आर ऑफ्टन सीम्स टू बी अनहैप्पी, कई बार देखा गया है कि अमीर जो है दुखी होते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब जो होते हैं सुखी संपन्न होते हैं। बेचारा रिक्शा चालक दिन भर इतना मेहनत करता है कि शाम होते ही एक कटिया दारू पीता है और जाके सो जाता है खुशी से जिंदगी, फिर सुबह उठा, फिर काम किया, फिर सो गया, है कि नहीं? मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग जो है गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखते हुए, अवर एंसेस्टर डिस्वेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता से, यानी भोग विलास, यानी दुनियावी जो चीज है, खुशी की जो चीज है,
उससे और आनंद से रोका। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। हजारों साल से हम उसी तरह की हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराने, यानी हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर हमको जरूरत ही नहीं है दूसरी चीज की। हमको हल अगर हल मिल गया तो उसी से हम काम करते हैं, मतलब जुगाड़ से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अब क्या होता है, देखिए कपड़ा आप हाथ से भी धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन की जरूरत है आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ से धोइएगा तो आपका हाथ ऊपर नीचे करेगा, आप लगड़िएगा तो आपका जो है सो बॉडी का प्रेशर उस पर बनेगा, तो आपकी बॉडी थकेगी। आपके जब थकेगी बॉडी तो आपका फैट जो है बर्न होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन ले आते हैं। तो वॉशिंग मशीन जब आप लेकर आते हैं कपड़ा धोने के लिए तो क्या होता है, आपका जो वो काम है, जो मेहनत करने का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बदन को जो है सुकुमार बना रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है फिर आपको तरह तरह की बीमारी जो है आना स्टार्ट हो जाती है। तो यही गांधी जी कहते हैं कि देखो हर चीज के लिए जो मशीन का सहारा ना लो, कभी जरूरत पड़े तब लो। बहुत ही जरूरी चीज के अंदर आपको मशीन का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अगर आदमी को चाहिए ये कि आप जो है अपने हाथ पैर से जो भी काम है वो को करो, है ना। We have retained the same kind of cottage that we had in former time. हम उसी तरह की कुटिया यानी कि झोपड़ी में बरकरार हैं, मतलब रह रहे हैं, जो हमारे पास पुराने जमाने से है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, रिमेन द सेम एज बिफोर, पहले की तरह ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइक क्रॉडिंग कंपटीशन, हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि देखिएगा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या सिखाता है कि खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के लिए क्या होता है, इंसान 2 मिनट बैठ कर अपने घर और परिवार अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता है। आप पैसे के पीछे भागिएगा तो आप परिवार के जो सुख चैन है उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब नहीं पा पाइएगा। या पैसा के लिए आप कीजिएगा तो आप जो इंजॉय कीजिए, पैसा देखिए कमाना भी एक चीज है और उसको लुटाना भी तो है ना। अगर पैसा नहीं लुटाएगा तो आपको खुशी और संपन्नता और उसकी जो मजा कैसे आप लुटिएगा। तो लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते 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 रहते हैं, अब मर जाते हैं, एक धोती तक नहीं खरीद पाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जिंदगी के अंदर जो है जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की जो प्रणाली जो विकसित की गई वेस्टर्न सभ्यता के अंदर, उससे दूर रहना चाहिए हमें। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, सब अपने अपने व्यवसाय और व्यापार में लगे हैं। पहले जमाने के जो भारत के लोग थे वो किसी से जलते नहीं थे, अपना अपना काम धंधा करते थे। एंड चार्ज रेगुलर वे, और निर्धारित जो मजदूरी होती थी वो लेते थे। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं। देखिए क्रूज मिसाइल हमारे पास भी है, एटम बम अमेरिका बनाया तो बनाया, पहले बनाया, लेकिन बाद में तो हम बना ही लिए ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता, हम बेवकूफ है, हम गंवार आदमी है इंडियन, नहीं। हम लोग जो है सो जो जरूरत है उसी को हम करते हैं, जो चीज की जरूरत नहीं होती उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारे इंडियन की खासियत है। तो वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं कि हम मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं है हमें, बट आवर फोर फादर न्यू दैट, बल्कि हमारे पूर्वज जो थे उसको पता था कि इफ ही सेट अवर हर्ट आफ्टर सच थिंग, अगर हम ऐसी चीजों में अपना दिल लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव, हम जो है क्या हो जाएंगे, तो हम उस चीज के दास बन जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जैसे आप कपड़ा धोना छोड़ दिए, अब आपको कहेंगे हम कि जाइए आप कपड़ा धोइए, तो क्या होगा, एक रोज जोश में आके कहें सर ने बताया चलो हम धो लेते हैं कपड़ा, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, थक जाएगा, फिर गाली देने लगेगा मुझे कि सर कितना पागल इंसान है, वो कपड़ा धोने की मशीन है तो हम क्यों कपड़ा धोते हैं, है कि नहीं। तो ये आप गुलाम बन गए, मतलब उस मशीन के गुलाम बन गए। यही गांधी जी समझाने की कोशिश करते हैं। एंड लूज अवर मोरल फाइबर, और अपनी चरित्र को खो देंगे। दे देयरफॉर, इसलिए वे मतलब हमारे पूर्वज, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड दैट, यह निर्णय लिया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट, हमें केवल वही काम करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के पर पे हम कर सके। मतलब मशीन का सहारा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मशीन का सहारा लेंगे तो हम सुकुमार हो जाएंगे, हमारे अंदर जो है तरह तरह की बीमारी और रोग पैदा होने लगेगी। यही कहते हैं गांधी जी। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि अवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग यानी कि प्रयोग में है। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 7।
इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पैराग्राफ नंबर 7 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आप बोलते हैं। दे फर्दर रीजन दैट, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि लार्ज सिटी वेयर स्नेर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, बड़े जो शहर हैं वो प्रलोभन का एक जाल है तथा बेकार की एक बोझ है। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। दैट देयर वुड बी अ गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर, कि चारों ओर लुटेरों का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन एंड वॉइस, वेश्यावृत्ति यानी कि जो तवायफ जो होता है, जो औरत अपना धंधा करती है, मतलब अपना जिस्म बेचती है, उसे वेश्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। और प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति, मतलब कि अपना जिस्म बेचने का जो काम धंधा होता है उसको कहते हैं। समझ में आ गया आपको। वॉइस का मतलब होता है बुराइयां। फ्लरिशिंग इन देम, इनमें फले फूलेगी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसीलिए वे यानी हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे से गांव से संतुष्ट थे। तो इस पैराग्राफ नंबर 7 में क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि देखिए हमारे जो शहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे इलाके के अंदर, जैसे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएगा तो बड़ी बड़ी सिटी होती है, छोटा छोटा गांव होता है कि नहीं? तो बड़ी बड़ी सिटी में क्या होता है, बड़ा बड़ा सिटी में बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़ा बड़ा लोगों के लिए बड़ा बड़ा तरह की जो बीमारी होती है, किसी को शराब पीने का नशा होता है, किसी को जो है सो लड़की को घुमाने का नशा होता है। तो ये सारी चीज जो है बुराइयां कहाँ होती है? शहरों के अंदर होती है। तो इसीलिए हमारा जो पुराना सभ्यता था, इंडियन सिविलाइजेशन, उसके अंदर कोई शहर का कॉन्सेप्ट नहीं था, गांव ही था हर जगह। यानी भारत गांव का देश है, मतलब कि भारत जो है वो गांव वाला इलाका है। तो गांधी जी कहते हैं कि पहले जमाने के हमारे जो बाप दादा थे वो शहर इसलिए नहीं बसाते थे क्योंकि शहर के अंदर क्या होता है, शहर के अंदर जो है क्या क्या होगा। पहला चीज कि वहां पे गैंग होगा, किसका? चोर का, रॉबर मतलब कि गुंडा बदमाश का जो है गैंग होगा। अब देखिए शहर के अंदर है, रोज मारपीट होती है, रोज लड़ाई होती है, तो वहां पर चोर बदमाशों का जो है गिरोह होगा। उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, मतलब कि वही तवायफ तवायफ मतलब कि अपना जिस्म फरोशी होगा उसके अंदर। और जो वॉइस यानी कि बुराइयां वहां जो है फले फूलेगी। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, परवान चढ़ना, तरक्की करना, उसको कहते हैं। और जो पुअर मैन है, जो गरीब है, उस शहर के अंदर अगर आ भी गया तो उसे जो है अमीरों के द्वारा जो है बहुत शोषण किया जाएगा, उसका हनन किया जाएगा, उसका जो राइट है, उसका जो अधिकार है, उसका शोषण किया जाएगा। इसीलिए हमारे जो भारत के अंदर जो है, जो हमारी सभ्यता है, उसके अंदर शहर का कॉन्सेप्ट नहीं। तो इस तरह से हमने पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर इंडियन सिविलाइजेशन का पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर इंडियन सिविलाइजेशन के पैराग्राफ नंबर 7 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, उसको एक्सप्लेन किया और आपको समझाने की कोशिश किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.